आप और आपके अपनों पे सलामती रहमत और करम हो। मोहसन अकरम मेरा नाम है दोस्तों, एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एट अल करम स्कूल ऑफ थॉट्स, अ प्लेटफॉर्म वेयर एवरीथिंग इज़ फ्री एंड इन योर पॉकेट। कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी इदारे में जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरे के पूरे इदारे को ही मैं आपकी जेब में रख दूँगा। कोई किताब लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी की सारी दुनिया की किताबों को मैं आपकी जेब में रख दूँगा। बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं। हम पहुँचे हैं जी तीसरे चैप्टर पे, और तीसरा चैप्टर है तीसरा चैप्टर है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। 1925 के का तीसरा चैप्टर है अबाउट राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द मेंबर्स। मतलब सोसाइटी के जो भी मेंबर्स होंगे ना, उनकी कौन कौन से हुकूक हैं और कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं उसके मेंबर्स के। इसके जो सबसे पहला सेक्शन है वो एक्चुअल में इस एक्ट का 17वां सेक्शन बनता है। ठीक है, मतलब 17वां सेक्शन जो कि तीसरे चैप्टर के अंदर आता है, ये नहीं पूछा जाएगा लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ। 17वें चैप्टर के अंदर वो बताता है, 17वें सेक्शन के अंदर वो बताता है, नो राइट्स ऑफ मेंबरशिप टू बी एक्सरसाइज टिल ड्यू पेमेंट्स आर मेड। सीधी सी बात है भाई, कोई भी हकूक नहीं मिलेंगे जब तक आप अपने पैसे अदा नहीं कर देंगे। नो पर्सन शैल एक्सरसाइज द राइट ऑफ अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी अनलेस और अनटिल ही हैज़ मेड सच पेमेंट्स टू द सोसाइटी इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंबरशिप। मतलब अगर पैसे दे के मेंबरशिप मिल रही है ना, तो जब तक वो पैसे अदा नहीं करेगा तब तक उसको कोई भी हुकूक नहीं दिया जाएगा। मतलब ये नहीं कि उसकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई तो हुकूक मिल गए। ठीक है, अनलेस द ड्यूज आर पेड नो राइट्स वुड बी ग्रांटेड टू दैट पर्सन। ओके, फिर वो बताता है और अक्वायर्ड मेंबर क्या है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंबरशिप और अक्वायर्ड सच इंटरेस्ट इन द सोसाइटी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स और बाय द लॉज ऑफ सच सोसाइटी। दोस्तों, बाय लॉज का मैं पहले बता चुका हूँ। बाय लॉज लोकल लॉज होते हैं, किसी कानून के तहत जो उसके सब लॉज होते हैं वो भी उसके बाय लॉज होते हैं। ठीक है, ओके। तो आगे इसमें कुछ और समझने वाली बात नहीं है। 17वें सेक्शन के अंदर वो उन्होंने बताया हुआ है कि किसी भी बंदे को कोई भी हकूक नहीं मिलेंगे जब तक वो अपने पैसे अदा नहीं कर देगा। ओके, 17A जो सेक्शन है इस थर्ड चैप्टर का, राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ मेंबर्स का, उसके अंदर क्या बताया गया? उसके अंदर वो बताता है स्पेशल प्रोविजंस कहते हैं दोस्तों अहकामात, दफ़ात, कवानीन का हिस्सा। ठीक है, वो कहता है कि स्पेशल प्रोविजंस फॉर मेंबरशिप ऑफ रिसोर्स सोसाइटीज़। कौन से ख़ास अहकामात हैं मेंबरशिप के रिसोर्स सोसाइटीज़ के, इसको देख लेते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड एंड इन दिस एक्ट एंड एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। या किसी चीज़ के बावजूद, एनीथिंग इसके बावजूद कंटेन्ड होगा इन दिस एक्ट एंड एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स। ओके, पढ़ लेते हैं इसको समझ लेते हैं। कौन सी स्पेशल अहकामात हैं ये देख लेते हैं। एवरी एप्लीकेशन मेड बाय अ पर्सन फॉर मेंबरशिप ऑफ एन एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी शल बी अकम्पनीड बाय अ डिक्लेरेशन। अगर किसी बंदे ने एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के लिए मेंबरशिप अप्लाई करनी है तो उसके साथ एक डिक्लेरेशन होगा स्पेसिफाइंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी, के भाई वो इमूवेबल, वो ज़मीन, वो लैंड, वो घर, वो मकान, वो कौन सी जगह है जहाँ पे एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ के अंदर रजिस्टर करा रहा है, उसका डिक्लेरेशन स्पेसिफाइंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि उस प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई करेगा कि वो यहाँ है, ये है। ठीक है, ऑन विच उसके उसके तहत वो बंदा जो एप्लीकेंट होगा वो एग्री होगा हैव अ चार्ज क्रिएटेड फॉर द ड्यूज ऑफ द सोसाइटी। ओके, and no such person shall be admitted as a member or shall exercise rights of a member of such society unless he makes such declaration। भाई डिक्लेरेशन अगर आप नहीं करोगे कि तो तब तक उस बंदे को ये नहीं मिलेगी। स्पेशल प्रोविजन है कानून के अंदर। ओके, 2 के अंदर वो बताता है, 17A के 2 के अंदर सेक्शन 17 का ये जो सब सेक्शन है 2, वो बताता है एनी मेंबर ऑफ एन एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी मे एट एनी टाइम मेक अ डिसीजन एज इन क्लास 1, जो कि क्लास 1 के अंदर है, वो अपना फैसला ले सकता है रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, ऑन विच ही एग्रीज टू हैव अ चार्ज क्रिएटेड फॉर द ड्यूज ऑफ द सोसाइटी ऑफ विच ही इज़ अ मेंबर। 3 के अंदर वो बताता है अ डिक्लेरेशन मेड अंडर क्लास 1, जो कि क्लास 1 के तहत बनाया जाए, और 2 मे बी वेरीड
at any time by a member with the consent of the society in favor of which such charge is created. चौथे के अंदर वो बताता है नो मेंबर ऑफ एग्रीकल्चर सोसाइटी, कोई भी मेंबर एग्रीकल्चर सोसाइटी का, so long as he continues to remain such member shall alienate कहते हैं अलग होना, ठीक है, अलग करना या होना, the whole पूरा या any part of the property specified in the declaration made under the clause 1 or 2. वो जो डिक्लेरेशन की होगी ना उस बंदे को, उसको अलग नहीं किया जा सकेगा, अलाइनेट नहीं किया जा सकेगा ना उसको ना उसके किसी हिस्से को. उसके बाद ये है कि एनी अलाइनेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, उस सोसाइटी को अगर वो किसी ने वो उसको वो चार्ज को अलाइनेट किया, अलग किया किसी उस प्रॉपर्टी को, उसके कोई किसी हिस्से को, स्पेसिफाइड इन द डिक्लेरेशन मेड अंडर क्लास 1 और 2 बाय सच मेंबर शैल बी वॉइड. सच मेंबर वो जो अगर कोई बंदा उसको उस प्रॉपर्टी के बारे में कोई करता है, कुछ क्लेम करता है, उसको अलग करने की कोशिश करता है, हिस्सा लेने की कोशिश करता है, तो वो जो क्लेम होगा ना उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी. जो छठा है इसकी सब क्लॉज 17 सेक्शन ए की 17A की, वो बताती है सब्जेक्ट टू प्रायर क्लेम, मतलब जो पहले ही किसी ने क्लेम किया हो, इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू और एनी मनी रिकवरेबल एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यूज, there shall be first charge in favor of the society on the property specified in the declaration under clause 1, जो पहले हमने बात की, in the respect of and to the extent of any debt or other outstanding demand owing by such member to the society. भाई ये इतना कोई अहम भी नहीं लग रहा, इसलिए इस पर खपने की ज़रूरत भी कोई नहीं है. An entry regarding a charge on immovable property created by a declaration under clause 1 or 2, any variation made therein under clause 3 shall be made in record of rights of maintain order. यार ये नहीं है, इट्स मेरा नहीं ख्याल कि ये अहम है, सो इस पर मत खपें, ठीक है. अगर खपना है तो फिर इसको वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन आप देख लें. फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन उसने ये नीचे दी हुई है कि ओके, एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन an agriculture credit society means a resource society of which the primary object is the creation of funds to the land to be lent. प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है जी, ये बन सकता है आपका एमसीक्यूज. A resource society of which एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी का प्राइमरी ऑब्जेक्ट है द क्रिएशन ऑफ फंड्स टू बी लेंट to its members and of which a majority of the members are agriculturists and of which no member is a registered society and the liability of which is limited. भाई ये बन सकता है. सिर्फ क्या है प्राइमरी ऑब्जेक्ट, ये रहा. ओके, इस चैप्टर के अंदर जो 17B है सेक्शन इसका, वो बताता है एक्सपल्जन ऑफ अ मेंबर, किसी मेंबर को निकालने के बारे में. आ सोसाइटी मे रिकमेंड टू द रजिस्ट्रार टू एक्सपेल फ्रॉम इट्स मेंबरशिप a member who is persistent defaulter, persistent कहते हैं जो मुसलसल डिफ़ॉल्टर रहा हो, ऑफ द ड्यूज पैसे देने में, ऑफ द सोसाइटी हु और या फिर जो कमिट करे एनी एक्ट प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी. भाई कोई भी गैर कानूनी काम करे या जो पैसे वैसे ना दे सोसाइटी को, उसका वो सोसाइटी रिकमेंड कर सकती है रजिस्ट्रार को कि इसको बाहर निकालो. Provided that the managing committee of society shall after affording, ये अहम है, इसमें देख लें, इसमें आ सकता है कि क्या कोई सोसाइटी उसको रिकमेंड कर सकती है या किस सेक्शन में बताया गया है, 17B में बताया गया है, ठीक है. ओके, providing that the managing committee of society shall after affording the member an opportunity of hearing, place the matter before the general beauty of the general body of the society and approval thereof shall be communicated to the registrar. फिर वो बताता है the registrar may expel such a member from the society after affording him an opportunity of hearing. वो रजिस्ट्रार खुद भी उसे एक्सपेल कर सकता है, वो सुनने के बाद या सुनेगा. The registrar shall बिफोर पासिंग द एक्सपल्जन ऑर्डर, उसको निकालने के से पहले के ऑर्डर, डिटरमाइन द अमाउंट पेएबल, वो इस बात का आदा करेगा कितने पैसे इसने देने हैं,
अगर कोई इसने देना है बाय द सोसाइटी टू द मेंबर एंड मे डायरेक्ट दैट द एक्सपल्जन ऑर्डर वुड टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ द अमाउंट टू सच मेंबर और इट्स डिपॉजिट इन अकाउंट ऑफ द रजिस्ट्रार। ये बात अहम है कि किसके अकाउंट में पैसा सारा जा रहा है, रजिस्ट्रार के। ओके फिर वो बताता है द मेंबर शेल सीज टू बी member of the society from the date when the expulsion order of the registrar take effect। okay फिर वो बताता है provided that the provision of this section shall not apply to a member of a housing society। एग्रीकल्चर से मुतालिक तो वो है, हाउसिंग सोसाइटी से मुतालिक वो नहीं है, दूसरी सोसाइटी से हाउसिंग सोसाइटी से। और कौन, who has made full payment toward the cost of land ओके एंड द रिक्विजिट डेवलपमेंट चार्जेस। ओके हाउसिंग सोसाइटी में क्यों नहीं होगा, उसमें उसने ये बताया हुआ है कि भाई अगर तो उसने पैसे पूरे लैंड के दिए हुए हैं तो उसकी मेंबरशिप को इस तरह से कैंसिल नहीं किया जा सकेगा। 18 सेक्शन के अंदर वोट्स ऑफ मेंबर के बारे में बताया हुआ है कि नो मेंबर ऑफ एनी सोसाइटी शेल हैव मोर देन वन वोट। हर मेंबर का एक ही वोट होगा इन इट्स अफेयर्स, उसके अफेयर्स के अंदर, प्रोवाइडेड दैट इन द case of an equality of votes the chairman shall have casting vote। अगर तो वोट सबके इक्वल हो जाते हैं तो चेयरमैन एक कास्टिंग वोट होगा। ये भी आपका एमसीक्यूज बन सकता है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अ सोसाइटी विच हैज़ इन्वेस्टेड एनी पार्ट ऑफ इट्स फंड्स इन द शेयर्स ऑफ अनदर सोसाइटी मे अपॉइंट वन ऑफ इट्स मेंबर टू वोट इन द अफेयर्स ऑफ सच अदर रजिस्टर्ड सोसाइटी। ये भी अहम है कि अगर सोसाइटी ने अपने को फंड इन्वेस्ट किए हुए किसी शेयर किए किसी दूसरी सोसाइटी के अंदर, तो वो सोसाइटी में अपॉइंट वन मेंबर के अपने किसी एक मेंबर को अपॉइंट कर सकती है कि इन द अफेयर्स ऑफ सच रजिस्टर्ड सोसाइटी के वो दूसरी सोसाइटी में वोट कर सकता है। 18A सेक्शन के अंदर बताया गया है जनरल बॉडी एंड मैनेजिंग कमेटी। द पावर एंड मैनेजमेंट ऑफ अ सोसाइटी शैल वेस्ट इन द जनरल बॉडी कंसिस्टिंग ऑल इट्स मेंबर। कहाँ पे पावर होगी भाई, ये आपका अहम पॉइंट है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पावर किधर है अभी आपकी इसकी सोसाइटी की, उसकी सोसाइटी की पावर है मैनेजमेंट। द पावर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटी किधर होगी भाई, इधर होगी। मैं दोबारा बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट वन, कॉन्सेप्चुअल भी और वैसे भी। A society shall have a managing committee consisted in accordance with the rules and the bylaws which shall exercise such powers। कौन सी पावर, ये वाली managing power and functions as may be declared to it by the general body, जो general body इसको declare करेगी। फिर वो बताता है subject to any general or special order of the provisional government the registrar may on such terms and conditions as he may deem fit, जैसा उसे ठीक लगे, अपॉइंट नॉट मोर देन 2 एक्सपर्ट्स। कितने, 2 एक्सपर्ट्स। ये आया हुआ है भाई, ये आया हुआ है पहले भी एमसीक्यू। कितने रजिस्ट्रार एक्सपर्ट्स को अपॉइंट कर सकता है ऑन द मैनेजिंग कमेटी ऑफ अ सोसाइटी फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी। भाई 2 एक्सपर्ट्स को, ये तब आया था, तब मुझे नहीं आया था, हालांकि मैंने तब सारा लॉ पढ़ा हुआ था। खैर, द रजिस्ट्रार मे रिक्वायर अ सोसाइटी टू ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ इट्स जनरल बॉडी in any matter concerning the business of the society before proceeding further in the matter। 18B के अंदर वो बताता है disqualification for being and for voting at an election of director, manager or other officer of the society। okay, a member of a society to which the provisions of this section have been applied by the provincial government by notification in the official gazette shall be disqualified for being and for voting an election of director general or other officers of the society। कैसे, इसको देख लेते हैं। if he has taken a loan from the society, अगर तो उसने सोसाइटी से लोन लिया हो which has been outstanding for 6 months or more after it has become payable and has not been repaid up to the day immediately preceding of the date of the election। ओके भाई, ये वो कह रहा है कि अगर तो कोई डिस्क्वालीफाई हो जाएगा वो बंदा, अगर कोई इस लेवल की मैनेजर या डायरेक्टर लेवल के इलेक्शन पे लड़ रहा है इन बेसिस पे, अगर तो 6 महीने पहले आखिरी डेट से जब उसने पैसे देने थे तो
मतलब 10 तारीख को पैसे देने थे, उसके बाद अगर 6 महीने हो गए इलेक्शन के दिन से पहले तक, तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। या फिर if he has taken a loan from a society which is repayable by installments and the amount of 3 or more installment has been outstanding for 6 months। अगर तो इंस्टॉलमेंट है तो तीन से ज़्यादा, अगर इंस्टॉलमेंट 6 महीने से ज़्यादा हो गए उसने पे नहीं की, और मोर देन फ्रॉम द डेट ऑन विच द अमाउंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट बिकम पेएबल एंड हैज़ नॉट बीन रीपेड अप टू द डे इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ द इलेक्शन। भाई इलेक्शन डेट से पहले अगर उसने कोई इंस्टॉलमेंट्स ली हुई तो अगर 3 किस्तें उसने 6 महीने से पिछले अदा नहीं की तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है। ये है जी 18B सेक्शन के अंदर। 19वें सेक्शन के अंदर वो बताता है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर और इंटरेस्ट, कि भाई आप अपना शेयर को ट्रांसफ़र या अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र किसी को नहीं कर सकते, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाती है आपकी ये सोसाइटीज़। ये किस सेक्शन के अंदर है? 19 सेक्शन के अंदर है। द ट्रांसफ़र और चार्ज ऑफ द शेयर और इंटरेस्ट of a member in the capital of a society shall be subject to such conditions as maximum holding as may be prescribed by this act or by the rules। ओके, देख लेते हैं। मतलब ये कि भाई रिस्ट्रिक्शन है, वो बताता है कि a member shall not transfer any share, ये अहम बात है, held by him or his interest in the capital or property of any society or any part thereof unless, कब तक वो नहीं कर सकता? He has held such share or interest for not less than 1 year। एक साल अगर हो चुका है तो वो कर सकता है ट्रांसफ़र, उससे पहले नहीं कर सकता। द ट्रांसफ़र और चार्ज इज़ मेड टू द सोसाइटी और टू अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी और टू अ पर्सन whose application for membership has been accepted by the society। ओके, ये ज़रा दोबारा पढ़ने समझ आ जाएगी। तो अभी मिलते हैं हम चौथे चैप्टर के अंदर, इसको दोबारा पढ़ने समझ आ जाएगी।